चलो देखो बेटे, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन बॉडी देखो, मैंने आपको जो है पूरी स्ट्रक्चर मैंने करा दी थी, आपको ध्यान होगा, हाँ या ना। मैंने पूरा एलिमेंट्री कैनाल का बता दिया था। एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास क्या क्या होता है, बताओ मुझे क्या क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल में। ईसोफेगस, फिर हमारा स्टमक, पैंक्रियास। पहले कहाँ होगा, माउथ होगा, फिर कहाँ आएगा, फिर ईसोफेगस आएगा, फिर स्टमक, फिर स्टोमक आएगा, फिर फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर फिर रेक्टम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आएगी, फिर रेक्टम, फिर एनस। ये चीजें हमारे पास आई, ठीक है। माउथ में क्या हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स थी, और टंग है, और क्या है, टीथ है। यही चीजें होती है ना, और इसके साथ में क्या होते हैं हमारे टेस्ट बड्स होती है। क्लियर। हाँ मैम जी। ईसोफेगस पाइप होता है, इसका कोई फंक्शन बस इतना है कि खाना जो है पहुंचाना है अंदर। स्टमक में क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट बताए थे मैंने, क्या क्या तीन पार्ट बताए थे, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम, बताए थे नहीं बताए थे। इसमें साथ में कहा होता है, लिवर से आता है बेटे, बाइल जूस आता है इसमें, ठीक है। और पेंक्रियास से क्या होते हैं बेटे, एंजाइम आते हैं इंटेस्टाइन में। समझ में आया कि नहीं। हाँ फिर डाइजेशन के बाद जो है हमारे पास जो है, फिर ये रेक्टम में जाता है, और फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर हमारे पास एनएस में जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है एनएस। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दी थी मैंने, है ना। अब देखिए बेटे, हमारे पास प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या क्या होता है। जैसे जो हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ा था बच्चे, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या था, पहला स्टेप है इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन, देन इजेशन। ये सारे के सारे एनिमल्स में लगभग यही स्टेप्स होंगे, चाहे वो पैरासाइट हो, चाहे वो कैसा भी हो। समझ में आया कि नहीं। हाँ एनिमल है, चाहे वो पैरासाइट ही क्यों नहीं है, लेकिन उसमें भी वो ब्लड सक करेगा तो वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में ही जाएगा, वो ध्यान रखना। क्लियर। वहां से पूरी उसकी पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब स्प्रेड होगा। तो ये पांचों हमारे जो हैं चीजें होलोजोइक न्यूट्रिशन में हर किसी एनिमल में मिलेंगी। तो हम पहले ही बात करते हैं बेटे एजेशन की। एजेशन का मीनिंग क्या है बच्चे, बताओ। कि हम, डाइजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। मतलब हम अपने हाथ से खाना मुंह के अंदर ले जाते हैं। हम क्या इजेशन, करते इंजेशन। हैं, इंजेशन, इंजेशन की बात कर रहा हूँ। सामने क्या लिखा है, इंजेशन लिखा है ना, पहले स्टेप पे हम बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। इंजेशन का मतलब क्या है, कि अपनी माउथ में या बक्कल कैविटी में खाने को ले जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। ये हर एनिमल में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। और ह्यूमंस में क्या है, वी यूज अवर हैंड्स, अपने हाथों का यूज करके क्या करते हैं, हम खाना अपने मुंह के अंदर ले जाते हैं। समझ में आया। हाँ। इसको रीड करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। Process of nutrition in our body: A. Ingestion, B. Digestion, C. Absorption, D. Assimilation, E. Egestion. A. Ingestion. It is the process of taking food inside the body. Food is ingested through mouth with the help of hand. अब देखिए डाइजेशन, देखिए बेटे डाइजेशन क्या है बेसिकली, कि जो हम खाना खाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन समझाई थी, कि जो हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे ग्लूकोज होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे स्टार्च है, जैसे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उनमें होता है। उनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। हमारी बॉडी यूटिलाइज किसके फॉर्म में करेगी, ग्लूकोज के फॉर्म में करेगी। तो उनको हमें क्या करना है, ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे फैट्स है, फैट्स क्या होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। हमारी बॉडी डायरेक्टली फैट्स एब्जॉर्ब नहीं करती, वो क्या करती है, फैटी एसिड्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है। तो उसको क्या करना होता है, हमको फैटी एसिड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ऐसी बेटे प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स को डायरेक्टली बॉडी यूज नहीं कर सकती, उनको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। जो उनकी यूनिट होती है, जो बेटे प्रोटीन की यूनिट क्या होती है, सिंगल यूनिट अमाइनो एसिड्स होती है बेटे। तो अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी मिला करके फिर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर जनरेट करती है। और इसके अलावा यही तीन मेन चीजें हैं जो हमारी डाइजेस्ट होंगी।
इसके अलावा मिनरल्स वगैरह तो एज इट इज एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। वाइटामिन वगैरह एज इट इज एब्जॉर्ब, वाइटामिन भी थोड़े डाइजेशन वगैरह रहते हैं, लेकिन माइक्रो एलिमेंट रहते हैं। तो हमारे ये जो मेन 3 हैं, जो लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, उनको सिंपल और स्मॉलर मॉलिक्यूल में, जिससे कि वो एब्जॉर्ब हो सके, उसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन को देंगे। और ध्यान रखना बेटे, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि डाइजेशन हमारा माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। कैसे, मैंने आपको बताया था कि जैसे हम एक रोटी लें, रोटी में कुछ नहीं लगाएं, सिर्फ प्लेन रोटी लें और उसको हम धीरे धीरे करके चबाते रहे 1 मिनट तक 2 मिनट तक, तो हमको मीठी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो कार्बोहाइड्रेट है बेटे, वो सुक्रोज में कन्वर्ट होने लगता है। जो स्टार्च जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सुक्रोज में। सुक्रोज क्या होता है? मीठा होता है। तो मतलब क्या हुआ कि हमारा डाइजेशन तो मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, हमको खाने को प्रॉपर च्यू करके खाना चाहिए। क्लियर? हाँ। और दूसरा काम क्या होता है, जो हमारे पास जो फूड के जो लार्ज, क्योंकि हम वो लेते हैं, बाउल्स लेते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारा पेट उस पर लार्ज, उस पर काम नहीं कर सकता। तो क्या करेंगे बेटे, हम उसमें उसको स्मॉल पीसेस में क्रश करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ, ठीक है, जिससे कि वो सारा मिक्सअप हो जाए। जैसे हम मिक्सी में डाल करके बहुत सारी चीजें एक साथ डाल करके उसका एक मिक्सचर लस्सी बना देते हैं, नहीं बना देते हैं, तो ऐसे ये बन गया, शेक बन गया। ऐसे हमारे मुंह में हम ये बनाते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी जो है, स्टमक, उसके ऊपर ही काम करेगा, जो बहुत छोटे मॉलिक्यूल हो, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जो सलाइवा जो सिक्रीट होता है सलाइवरी ग्लैंड से, वो उसके अंदर क्या होता है, मिक्स हो जाता है। जब हम चबाएंगे और इधर उधर घुमाएंगे मुंह के अंदर, तो वो क्या होगा, उसके अंदर सलाइवा मिक्स होगा। सलाइवा मिक्स होने के 2 फायदे हैं। एक तो क्या है कि खाना हम इजीली स्वेलो कर सकते हैं, अदरवाइज क्या होगा, ईसोफेगस में फंस जाएगा। तो सलाइवा से क्या है कि खाना वेट हो गया तो इजीली स्वेलो कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि हमको उसमें जो सलाइवा में एक एंजाइम होता है, जिसको हम कहते हैं टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज। यहाँ पर ध्यान रखना, पी साइलेंट है। टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज या सुक्रोज में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आया? हाँ मामा जी। तो ये क्या करता है, बेसिकली मीठा होता है, तो इससे क्या होता है, ये हमको मीठी लगती है। क्लियर? हाँ मामा जी। अब जब बेटे माउथ से, जो माउथ में हमारा डाइजेशन हो गया, ध्यान रखना, माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है। वहां से क्या होगा, जब हमने अच्छी तरीके से च्यू कर लिया, मिक्स हो गया, तो वो क्या होगा, ईसोफेगस के थ्रू वो जो है हमारे स्टोमक में जाएगा। जो ईसोफेगस में जो वॉल होती है, उसमें सिलियरी मसल्स होती हैं। क्या होती हैं उसमें? आपने 9th में मस्कुलर टिश्यू पढ़ा था ना, 9th में टिश्यू पढ़े थे, हाँ। सिलेरी मसल्स पड़ी थी ना। सिलेरी मसल्स होती है, उनका काम क्या होता है, मूवमेंट का होता है। तो वहां इस तरीके से मूवमेंट चलती रहती है, यूं इस तरीके से आप देखेंगे, ऐसे मूवमेंट चलती रहती है, बेबी लाइक मूवमेंट। इसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। क्या बोलते हैं हम? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसको हम बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज ए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो इसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ये बेसिकली क्या है, जैसे पाइप, एक ऐसा पाइप है जो कि एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है, बार बार एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या मतलब, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। तो उससे क्या होगा, फूड नीचे की ओर जाता है, और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और वहां से खाना जा करके कहाँ पहुंचेगा, हमारा स्टोमक में ये खाना हमारा पहुंचे। क्लियर हुआ? हाँ। पहले इतना रीड करो। B. Digestion. It is the process of conversion of large, complex, and insoluble organic molecules into simpler, smaller, and soluble molecules. Process starts in the mouth cavity, continues into stomach and intestine. Digestion in mouth cavity. Food is crushed with our teeth to make particles small and of the same texture. Since the lining of the canal is soft, so food is wetted with saliva secreted by the salivary glands. Saliva breaks down complex molecules of starch into simpler sugar. Starch in the presence of salivary amylase, ptyalin, maltose breaks down into maltose. The food is thoroughly mixed with saliva and moved around the mouth while chewing by muscular tongue. The food from the mouth cavity passes into the stomach through the esophagus. This happens as follows. The walls of food pipe have muscles which can contract and expand alternately. When the slightly digested food enters the food pipe, the walls of food pipe starts contraction and expansion movement. The
Contraction and expansion movement of the walls of food pipe is called peristaltic movement. This movement pushes the slightly digested food into the stomach. In fact, this movement moves the food in all the digestive organs throughout the alimentary canal. इतना समझ में आ गया? अब बेटे यहाँ से क्या हुआ, फूड हमारा स्टमक के अंदर आ गया। स्टमक में फूड लगभग जो है 3 घंटे तक रहता है और यहाँ पर चर्निंग चलती है। चर्निंग का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा मिक्सी में डाल के पूरा घुमा देते हैं हम, ऐसी हमारी हाँ स्टमक में भी ऐसी चर्निंग होती है। जैसे देखा ना लस्सी बनाते हैं हाथ से ऐसे यूं, देखिए ना, हाँ या ऐसे करके यूं घुमाते हैं, ऐसी हमारी पेट में भी चर्निंग चलती है। मतलब क्या है, पेट में की जो वॉल भी होती हैं वो भी इसको अच्छी तरीके से घुमाती हैं, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े घुमाए जाते हैं। समझ में आया? ऐसी हमारे खाने को घुमाती हैं। तो इससे क्या होता है, बेसिकली ऐसा क्यों करती हैं? वहां भी पेरिस्टाल्टिक, इसको भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही बोलते हैं, लेकिन आपने लिखा नहीं हुआ है। इससे क्या होता है बेटे, एक जब बार बार उसको क्रश करते हैं तो जो ऑलरेडी क्रश होकर फूड आया है वो और छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है और सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें क्या होता है, साथ में गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाता है। ठीक है ना? हाँ अब जैसे आप ये देखो, यदि आपको जो है दही में कोई चीज मिला करके आप लाल शरबत वगैरह या दूध में मिला करके फिर उसको थोड़ा हिलाते हैं, नहीं हिलाते हैं, तभी तो मिक्स होता है ना। तो ऐसे ही क्या है हाँ बेटे, जब खाने में गैस्ट्रिक जूस मिक्स करना है तो वो क्या करेगा, उसको हिलाएगा, चर्निंग करेगा, जिससे अच्छी तरीके से सब में मिक्स हो जाए। और आपको मैंने बताया था गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, हमारे पास 3 चीजें होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है, म्यूकस होता है। सबसे पहले ध्यान रखना बेटे, म्यूकस सिक्रीट होगा। क्या होगा? म्यूकस सिक्रीट होगा, और जो हमारा जैसे स्टोमक है, स्टोमक की वॉल पे जाके चारों तरफ से चिपक जाएगा। म्यूकस ऐसा क्यों करता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है बेटे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो यदि म्यूकस नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी स्टोमक की वॉल को क्या करेगा, वो खराब करेगा, हार्म पहुंचाएगा, जला देगा उसको। तो पहले क्या करता है, म्यूकस सिक्रीट होगा, म्यूकस जाकर के चिपक जाएगा, तब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, जो उसमें मिक्स होगा खाने के साथ में, और उसमें दो काम करता है ये, कि खाने के साथ में जो भी बैक्टीरिया अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए जो हार्मफुल हैं उनको क्या करेगा, खत्म कर देगा, मार देगा। क्लियर हुआ? इसके अलावा हाँ मेरे जो पेप्सिन एंजाइम है, मैंने आपको बताया था जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ाई थी, पेप्सिन एंजाइम क्या होता है, पेप्सिनोजिन के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में? पेप्सिनोजिन के फॉर्म में होता है। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम में क्या होता है, इसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। फिर ये पेप्सिन क्या करेगा बेटे, जो प्रोटीन्स हैं, क्या है, जो प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स हैं उनको पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स में इनको कन्वर्ट इनको कर देता है। मतलब प्रोटीन एक्चुअली बहुत लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, तो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है उनको, इनको पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? हाँ तो हाँ हमारे माँ जी। पास म्यूकस क्या कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट कर रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को किल करता है, पेप्सिन एंजाइम को वर्क करने के लिए काम करता है। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ध्यान रखना, ये पार्शियल डाइजेशन है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं है। अब देखिए बेटे, ये कभी कभी क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा सिक्रीट हो जाता है। क्यों सिक्रीट हो जाता है? जैसे मान लिया बहुत ज्यादा खाना खा लिया, बहुत ज्यादा आपने स्पाइसी फूड खाया है, बहुत ज्यादा गर्म खाना खाया है, तो उससे क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो वो क्या करता है, हमारी स्टोमक की वॉल में अल्सर्स भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उस टाइम में म्यूकस भी उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं बनाता है। इसीलिए हमें क्या है कि कम मसाले वाला थोड़ा हल्का गर्म खाना खाना चाहिए, और ओवर ईटिंग कम करनी चाहिए। मतलब खाना जितना खाने की भूख है उससे 10% कम खाना खाओ। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ लेकिन होता क्या है, जितनी भूख है क्या करते हैं, उसका 20% ज्यादा खाते हैं, नहीं खाते हैं। तो इसीलिए फिर कहते हैं मेरे पेट में जलन हो रहा है, ये हो रहा है ना। तो नॉर्मली जितनी भूख है उससे कम खाना खाना चाहिए। बेटे स्टोमक में क्या होगा, स्टोमक में फूड कम से कम 3 से लेके 4 घंटे के लिए रुकता है। अब ये कैसे पता आपको 3 से लेके 4 घंटे के लिए रुकेगा? अब ये सोच लो कि आपने जब दोबारा लंच किया था, अब आपको भूख दोबारा कब लगने लगी? नॉर्मली 3-4 घंटे बाद भूख दोबारा लगती है, नहीं लगती है? तो मतलब क्या है कि अब पेट में से खाना हमारा खत्म हो चुका है, डाइजेशन उसका हो चुका है, और फिर दोबारा भूख लगनी स्टार्ट हो गई। ठीक है? स्टोमक से कहाँ जाएगा बेटे हमारे पास ये,
स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब जैसे मैंने आपको ये बताया था ये डायग्राम में, जैसे ये हमारे पास ये है, ये हमारे पास ये होता है बेटे, ये हमारे पास यहाँ पर एक पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। क्या होता है यहाँ पर? एक पाइलोरिक स्फिंक्टर एक वाल्व का काम करता है। ये मसल्स होती हैं यहाँ पर, स्फिंक्टर मसल्स होती हैं। क्या करती हैं ये? खाने को एक साथ नहीं जाने देती, खाने को थोड़ा थोड़ा करके जाने देती हैं। थोड़ा खाना यहाँ पहुंच जाएगा, फिर इसको बंद हो जाएगा, फिर आगे ये बढ़ेगा, फिर थोड़ा खाना इधर आ जाएगा। अब जैसे आप मान लीजिए एक लाइन लगी हुई है और यहाँ कोई दर्शन होना है, पहले 2 लोगों को भेजते हैं, फिर 2 लोगों को भेजते हैं, फिर 2 लोगों को भेजते हैं, ऐसे भेजते हैं नहीं भेजते हैं? तो ऐसे यहाँ खाने में भी होता है बेटे। तो यहाँ पर क्या है, खाना हमारा जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टोमक से। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, स्टोमक में किसका डाइजेशन स्टार्ट होगा? हमारा प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होगा। चलिए पहले ये पढ़ो। Digestion in stomach. In stomach, the food is churned for about 3 hours. During this time, the food breaks down into still smaller pieces and forms a semi-solid paste. Here, the food is mixed with gastric juice secreted by gastric glands. It contains HCl acid, pepsin enzyme, and mucus. HCl acid makes the acidic medium for pepsin enzyme to work and kills the bacteria present in the food. Pepsin converts large molecules of proteins into smaller molecules. Pepsin is active only in the presence of HCl acid, so digestion of protein starts in stomach. Mucus protects the inner lining of stomach from action of HCl. Passing semi-digested food from stomach to small intestine. The food remains in stomach for a long time, then it goes to small intestine. The exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle, pyloric sphincter, which releases the food in small amounts into the small intestine. Semi-digested, partially digested food from stomach goes to small intestine. राइट। अब देखिए हमारे पास, देखिए माउथ में डाइजेशन हो गया, स्टोमक में थोड़ा डाइजेशन प्रोटीन का हो गया। अब हमारे पास क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है बेटे। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारा इस तरीके का था, हाँ ठीक है। फिर ये एंटर कर जाती है इसमें, ये हमारी इसमें एंटर कर जाती है यहाँ पर। ये जो यू शेप स्ट्रक्चर होती है उसको हम कहते हैं डियोडेनम। यहाँ पर ही क्या होता है बेटे, हमारा पेंक्रियास भी होता है और यहीं पर ही क्या होता है, हमारा लेवर भी होता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ अब बेटे हाँ जो है मामा ये क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर का जूस भी आता है जिसको हम बाइल जूस बोलते हैं। लिवर से, लिवर क्या करता है बेटे, बाइल जूस को सिक्रीट करता है जो कि गॉल ब्लैडर में आके इकट्ठा होता है। यहाँ पर गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। ये लिवर जो बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है बेटे, वो गॉल ब्लैडर में आके इकट्ठा हो जाएगा। और गॉल ब्लैडर से जब हम हमारे पास इंटेस्टाइन में खाना आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पर ये हमारा बाइल जूस आ जाएगा। और साथ में क्या आता है बेटे, पेंक्रियास जो होता है, पेंक्रियास हार्मोन भी सिक्रीट करता है और एंजाइम भी सिक्रीट करता है। तो अभी यहाँ पर वो वाला पार्ट इसका पेंक्रियास का यूज होगा जिससे कि एंजाइम सिक्रीट होते हैं, तो पेंक्रियास के एंजाइम भी इसमें आ जाएंगे। बात समझ में आई? हाँ मामा जी पहले क्या होगा बेटे, ध्यान रखना, पहले बाइल जूस सिक्रीट होगा। बाइल जूस का काम क्या है? देखिए जो हमारे पास जो स्टोमक से जो खाना आ रहा है वो बेसिकली क्या है, उसका मीडियम हाईली एसिडिक होता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ मामा जी जिसका पीएच लगभग 1 से लेकर 2 के बीच में होता है। पढ़ा था ना आपने, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच 1 से 2 के बीच में होता है। तो ये हमारा 1 से 2 के, जो हाईली एसिडिक है अभी भी। लेकिन जो हमारे बेटे जो पेंक्रियास के जो एंजाइम होते हैं और जो हमारे उसके जो इंटेस्टाइन भी, बॉल भी जो कुछ एंजाइम सिक्रीट करती है, ये दोनों एंजाइम क्या होते हैं बेटे, ये बेसिक मीडियम में काम करते हैं। ध्यान रखना, ये एंजाइम एसिडिक मीडियम में काम नहीं करते, ये बेसिक मीडियम में काम करते हैं। तो ये बाइल जूस होता है बेसिकली, ये क्या करता है बच्चे, एसिडिक को बेसिक में बनाता है। क्या बनाता है? एसिडिक को बेसिक तो इस समझ सकते हैं कि बाइल जूस क्या होता है, हाईली बेसिक हुआ नहीं हुआ, जो एसिड को भी बेस में कन्वर्ट कर दिया। हाँ मामा जी तो ये क्या करता है, एसिड को बेस में, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं बाइल के अंदर, इसके लिए कुछ बाइल सॉल्ट होते हैं। क्या होते हैं? बाइल सॉल्ट होते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बाइल के अंदर क्या क्या होता है। बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट होते हैं और बाइल पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? बाइल सॉल्ट और बाइल प्रोटीन बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं इनका नाम होता है बाइलुरुबिन। इसको नोट कर लो, नोट्स में नहीं लिखा हुआ। एंड बाइलुबर्डिन।
ये जी। दो होते हैं, नोट्स में नहीं लिखे हुए क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ये। एक होता है बाइलुरुबिन, एक होता है बाइलुबर्डिन। ये दोनों पिगमेंट क्या होते हैं, जैसे हम देखते हैं ना बेटे, हमारी जो लैट्रिन होती है उसका कलर हल्का सा ग्रेनिश येलोइश होता नहीं होता ना? हम्म। तो वो इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से होता है। समझ में आया? हाँ। ये पिगमेंट्स खाने के साथ मिक्स हो जाते हैं लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होते। तो बाइल जूस में दो चीजें होती हैं, बाइल सॉल्ट होते हैं, बाइल पिगमेंट होते हैं। बाइल पिगमेंट हमारे बाहर निकल जाते हैं, और जो बाइल सॉल्ट का काम क्या होता है बेटे, खाने के एसिडिक मीडियम को बेसिक में कन्वर्ट करना, जिससे कि पैंक्रियाटिक एंजाइम इसके ऊपर वर्क कर सके। दूसरा बाइल जूस का काम क्या होता है बेटे, जो फैट के लोग, फैट जो होते हैं, फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, ग्लोब्यूल इनको हम बोलते हैं, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि जो पेंक्रियास के और जो इंटेस्टाइन के एंजाइम है वो उसके ऊपर प्रॉपर काम कर सके। इस कन्वर्जन को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? इमल्सिफिकेशन। आपको मैंने लास्ट जब इसकी स्ट्रक्चर बताई थी तो बताया था, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, या इसको इमल्सिफाइंग द फैट भी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटे उसका बाइल जूस का काम क्या होता है, पहला तो एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना, जिससे कि बेटे पेंक्रियास के और इंटेस्टाइन के एंजाइम वर्क कर सके, और दूसरा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करना। समझ में आया कि नहीं आया? अब बेटे इसमें पेंक्रियाटिक जूस में आपकी बुक में तो दो ही एंजाइम लिखे हुए हैं, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। एक और भी एंजाइम होता है जिसको कहते हैं पेंक्रियाटिक एमाइलेज। तीसरा एंजाइम और होता है, वैसे आपको एग्जाम में ध्यान रखना यही दो लिख के आने हैं, एग्जाम में तो यही दो लिख के आने हैं। यदि आपसे तीसरा एंजाइम पूछते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेंक्रियाटिक एमाइलेज। और भी कई एंजाइम होते हैं, इसका तीसरा पेंक्रियाटिक एमाइलेज भी होता है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं लिखा है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर। ठीक है ना? तो ये देखिए, ट्रिप्सिन का काम क्या करता है, ट्रिप्सिन बेसिकली जो प्रोटीन्स हैं, जो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन जो स्टोमक से आई हैं, उनका फर्दर पार्शियल डाइजेशन करेगा। और जो बेटे लाइपेज क्या करेगा, जो हमारे जो इमल्सिफाइड फैट्स हैं उनको ऊपर एक्ट करेगा, और उनको बेटे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। किसमें? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। और एमाइलेज है बेटे, फर्दर जो हमारे डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट आए हैं मुंह से, उन पे फर्दर एक्ट करेगा। क्लियर? इसके साथ ही हाँ। बेटे इसमें इंटेस्टाइन के जूस भी निकलते हैं। अब प्रोटीन डाइजेशन का बेटे, सॉरी, फैट्स का डाइजेशन कैसे होता है मैं आपको बता दूं। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा लिवर, मैंने आपको बताया बाइल जूस सिक्रीट करेगा। ठीक है? समझ में आया हाँ। कि नहीं? और ये जूस के हमारा अल्कलाइन नेचर का है, इमल्सिफिकेशन आ जाएगा बेटे। इमल्सिफिकेशन के बाद क्या, जो पैंक्रियाटिक जूस हमारा लाइपेज एंजाइम करता है, उसको फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। और फाइनली जो इंटेस्टाइन जूस में जो इंटेस्टाइनल लाइपेज होता है, इंटेस्टाइन में भी लाइपेज होगा, ये कंप्लीट डाइजेशन करेगा इनटू मोनोक्लिसराइड एंड फैटी एसिड्स। देखिए बेटे, इसका समरी देखिएगा बेटे, जो फैट है, जो लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं, बाइल जूस उसको इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट किया है। इमल्सिफाइड फैट फैटी एसिड है ग्लिसरॉल में। ये ध्यान रखना बेटे, जो ग्लिसरॉल होते हैं ये ट्राइग्लिसराइड होते हैं, द कॉज ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स। ये हार्ट की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, ये ध्यान रखना बेटे। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये इनको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, कहते हैं कोलेस्ट्रॉल जम गया है बॉडी के अंदर, ये वही होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको लो डेंसिटी एलडीएल बोलते हैं, इसको हम लो डेंसिटी लिपिड्स बोलते हैं या बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो कि हार्ट की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो ये बेटे इन ग्लिसरॉल्स को क्या करते हैं बेसिकली, ये एक टाइप का अल्कोहल होता है, ध्यान रखना। ठीक है? ये क्या करते ठीक हैं है। बेटे, ट्राइग्लिसराइड जो इंटेस्टाइनल जूस से लाइपेज आता है उसको मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। अब मोनोग्लिसराइड जो होते हैं बेटे एचडीएल होते हैं, हाई डेंसिटी लिपिड, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल दो तरीके का होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल और एक गुड कोलेस्ट्रॉल। तो ये उसको गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए कहते हैं ना कि जिस इंसान का डाइजेशन अच्छा होता है उसकी बहुत सारी हेल्थ चैलेंजेस खत्म हो जाती हैं। समझ में आया? हाँ। इसके बाद क्या है, जो बेटे हमारे पास जो स्टार्च है वो माउथ में लेस कॉम्प्लेक्स का स्टार्च में कन्वर्ट हो गया, मतलब माल्टोस सुक्रोज में, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटे ग्लूकोज में, माल्टेज में, सॉरी ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, इनमें कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया?
डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हमारा एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, स्टमक में हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा बेटा, ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा हमारा अमाइनो एसिड्स में। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। रीड करो बेटे। Digestion in small intestine. Small intestine receives the secretions of liver and pancreas. The food coming from stomach is acidic. It is made alkaline by bile juice for the action of pancreatic enzymes. Also, bile juice helps in emulsification of fats. Enzymes in pancreatic juice digest proteins by trypsin and fats by lipase. The walls of small intestine secrete intestinal juice. The enzymes present in it convert the protein into amino acids, carbohydrate into glucose, and fats into fatty acids and glycerol. Fats are digested in small intestine in a body. The liver secretes bile juice into small intestine. This juice is alkaline in nature. The salts present in bile emulsify large globules of fat present in our food into smaller globules. This action makes it easy for enzymes to act on them and digest them. Pancreas secretes the pancreatic juice into small intestine. This juice contains lipase enzyme. The lipase breaks emulsified fats into fatty acids and glycerol. Finally, the lipase enzyme present in intestinal juice does the complete digestion of लिपेज नहीं है, लिपेज नहीं है, लाइपेज है। lipase. Lipase enzyme present in intestinal juice does the complete digestion of fats and convert them into monoglycerides and fatty acids. Summary: digestion of starch occurs in mouth, small intestine. Digestion of protein occurs in stomach, small intestine. Digestion of fat occurs in small intestine. Means fats, large globules, in the presence of इसको रहने दो, चलो इसको रहने दो। ठीक। अब देखिए बेटे, जब हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, तो डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, जो हमारा इंटेस्टाइन का जो फर्दर लास्ट वाला पार्ट है, वहां पर क्या होती है, विलाई होती है। जो इलियम जो होता है, बेसिकली इलियम में क्या होता है बेटे, विलाई होती है। विलाई क्या है, बेसिकली ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उसके बाल में होती हैं। ये क्या करती हैं, इनके अंदर बहुत सारी ब्लड सप्लाई होती है, कैपिलरीज और हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, इसमें बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज बहुत ज्यादा रहती हैं इसके अंदर। तो ये जो खाना है बेसिकली क्या है, इन कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है, ब्लड में चला जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। इसीलिए आप देखोगे जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद नींद आनी चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई हमारी ब्रेन की कम हो जाती है और डाइजेस्टिव सिस्टम की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, इससे कि खाना एब्जॉर्ब होकर बॉडी के अंदर आ सके। क्योंकि ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो इसलिए नींद आने लगती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हाँ। तो कहाँ होगा बेसिकली एब्जॉर्प्शन, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा। क्लियर? अब क्या होगा बेटे, हाँ। इसका एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू जाएगा और वहां पर क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा इसका। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, एसिमिलेशन इसको हम बोलते हैं। ये किसमें यूज होगा, डिफरेंट चीजों में। जैसे हमारे पास बेटे रिपेयर करना है, नई बिल्डिंग, नई बॉडी टिश्यू बनाना है, नए नए हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, एनर्जी वगैरह होता है, तो वो हमारे पास ये होगा। क्लियर? अब बेटे जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है, जो हमारा एब्जॉर्ब, जो यूटिलाइज नहीं हुआ, जो एक्स्ट्रा है, बेसिकली क्या है, जो एक्स्ट्रा है, वो लिवर में एज ए ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाएगा, लिवर में जाके स्टोर हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि लोगों को फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो फैट और ग्लूकोज मिलकर के क्या बनाते हैं, वो ग्लाइकोजन बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, ग्लाइकोजन जो देखिए स्टार्च का फॉर्म तो होता है प्लांट में, लेकिन ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट एनिमल्स में। तो इसलिए आपने देखा होगा उनका पेट लोगों का बाहर निकलता जाता है। अब जब मान लीजिए खाना नहीं खा रहे हैं, जैसे फास्टिंग में क्या है, तो ये ग्लाइकोजन जो है बाद में यूज हो सकता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। अब बेटे क्या है कि जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो कहाँ आएगा बेटे, लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। कहाँ आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन से भी ज्यादा होती है। यहाँ पर क्या होगा बेटे, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा यहाँ पर, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। अब जब वाटर एब्जॉर्ब यहाँ हो गया, ध्यान रखना लार्ज इंटेस्टाइन में बेटे खाने का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर यहाँ से क्या होगा, फिर ये बेटे जब बिल्कुल एब्जॉर्ब पानी भी हो गया, खाना भी स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा एब्जॉर्ब हो गया, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है और अनएब्जॉर्ब फूड है, क्योंकि ध्यान रखना बेटे
जितना हम खाते हैं पूरा चीज डाइजेस्ट नहीं होती। जैसे सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर, तो सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए क्या चाहिए, बैक्टीरिया वगैरह चाहिए होते हैं। तो जो जिन चीजों का हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन नहीं हो पा रहा है और जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हो पाए हैं, वो क्या होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएंगे, वहां पर पानी का एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद ये कहाँ जाएंगे बेटे, रेक्टम में आ जाएंगे। रेक्टम में फर्दर क्या होगा, म्यूकस वगैरह सिक्रीट होगा। तो वो जो है उससे क्या बनेगा, वो लैट्रिन, जिसको हम स्टूल बोलते हैं, फीकल मैटर बोलते हैं, वो बन जाता है। फीकल मैटर में थोड़ा बेटे जो है म्यूकस इंक्लूड होता है, जिससे कि जो है जब आपको पास होगा तो वो इजीली पास हो जाए सुबह के वक्त या जब भी जाना हो। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। और ये इसको जो एनएस के थ्रू होगा, और ये इसको कौन रिप्रेजेंट, कौन वो करता है बेटे, एनल स्पेक्टर मसल्स होती हैं। तो वो स्पेक्टर मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो इससे क्या होता है, वो छेद ज्यादा बड़ा होगा और उसके थ्रू हमारा स्टूल बाहर निकल जाएगा जब भी हमारे बॉडी से निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। पढ़िए। Absorption. After digestion, the molecules of food become very, very small. They can pass through the walls of the small intestine. The walls of small intestine contain blood capillaries. The food go into our blood. This is called absorption. Small intestine is the main region for absorption of digested food. The villi present in the inner lining of small intestine helps in absorption of digested food. मतलब क्या है बेटे, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या क्या चीजों का वो है, ये ध्यान रखना बेटे, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज साइट फॉर, चाहे तो उसको साइट नोट कर लो, फॉर कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये जो चीजें ध्यान रखना बेटे, एग्जाम में कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्लियर? अब आगे पढ़ो बेटे। Assimilation. It is utilization of absorbed food for various body functions. Blood vessels in the belly take the absorbed food to each and every cell of the body, where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues, and the repair of old tissues. The digested food, which is not used by a body immediately, is stored in the liver in the form of a carbohydrate called glycogen. ग्लीकोजन नहीं, ग्लाइकोजन, क्या बोलना है, ग्लाइकोजन। This stored glycogen can be used as a source of energy by the body as and when required. Digestion. A part of the food which we eat cannot be digested by our body and cannot be absorbed in the small intestine. So digestion is the process of elimination of undigested food formed in the cells. The unabsorbed and undigested food is sent into large intestine. Here the villi absorb water from this material and is stored in rectum. This stored waste material is removed from the body via the anus as fecal matter or stool. The exit of this waste is regulated by anal sphincter. वेरी गुड। अब देखिए पूरी प्रोसेस न्यूट्रिशन का समरी आप देखिएगा बेटे एग्जाम में, ये एग्जाम में आपको जो है बहुत हेल्प करेगी। तो आपको पूरा एक चार्ट बना दिया है, सैलावरी ग्लैंड से उससे हमारा सिक्रीशन सलाइवा होता है, साइड ऑफ एक्शन हमारी बकल कैविटी है, और क्या एंजाइम निकलता है इससे, सलाइवरी हमारे जो टाइलिन किस पे एक्ट करता है, स्टार्च पे, एंड प्रोडक्ट क्या है इसका, माल्टोज है। क्लियर? हाँ। जो कि स्वीट होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमारे गैस्ट्रिक जूस है, HCl सिक्रीट होगा, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के हमारा स्टोमक, ये HCl भी स्टोमक में है। ये दो एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। रेनिन हमारा क्या होता है, बच्चों में होता है, इन्फेंट्स में होता है, जो बच्चे दूध ज्यादा पीते हैं उनमें। तो धीरे धीरे करके ये कम होता जाता है, पेप्सिन बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स पे काम करेगा, ये पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस में कन्वर्ट करता है इसको, मतलब ये फाइनल डाइजेशन नहीं है। और कैसीन जो मिल्क की प्रोटीन होती है उसको पैरा कैसीन में कन्वर्ट करता है। और HCl क्या करता है, इसको स्मॉल लिखना था मुझे, स्मॉल लिखो, पैप्सिनोजन को पैप्सिन में कन्वर्ट करता है। लिवर से क्या सिक्रीट होता है, बाइल कहाँ जाता है बेटे, डिओडर्म में, जो हमारा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और फैट्स के ऊपर एक्ट करेगा और क्या करता है उसका इमल्सिफिकेशन। पैंक्रियाटिक जूस में हमारे 3 एंजाइम है, बुक में ध्यान रखना 2 एंजाइम दिए हुए हैं, तो आपको यही दोनों मेन लिखने हैं, ये तीसरा पूछा जाए तभी ये लिखना है। समझ में आया कि नहीं? हाँ। अदरवाइज मैडम पता नहीं क्या कहेंगी, कभी कभी जो उनको ध्यान नहीं रहता, तो बुक का ज्यादा लेके चलते हैं वो, तो इसलिए बुक में ये लिखे हुआ, लेकिन ये भी सिक्रीट होते हैं। तो ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज है जो स्टार्च और ग्लाइकोजन पे वर्क करेगा, जो उसको माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन एंड पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा, लाइपेज एमल्सिफाइड फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, जैसे मैंने पीछे समझाया। इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो भी जूस सिक्रीट करती है, उसको हम इंटेस्टाइन जूस बोलते हैं।
ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कई सारे एंजाइम होते हैं, जैसे इरेप्सिन होता है। ये इरेप्सिन किस पे काम करता है? जो यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस से जो प्रोटीन हमारी डाइजेस्ट हुई है, उनका फाइनल डाइजेशन करेगा एमिनो एसिड्स में। माल्टेज, जो माल्टोज शुगर है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। सुक्रेज, जो हम चीनी वगैरह खाते हैं, जो सुक्रोज होती है, उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। लैक्टेज, जो मिल्क की, जो हम मिल्क पीते हैं उसमें जो शुगर होती है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है बेटे, लैक्टोज एंजाइम लैक्टोज पे वर्क करेगा, जिसको ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। लाइपेज, जो ट्राईग्लिसराइड, जो हमारे पास जो बेसिकली जो ग्लिसरॉल जो बनाता, क्या बनाता है ये? जो ग्लिसरॉल जो बनाता है उसको मोनोग्लिसराइड से फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। अब इसके बाद बेटे लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल से म्यूकस सिक्रीट होता है, जो कि खाना अनएब्जॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड फूड था उसमें लुब्रिकेट करेगा स्टूल को या फीकल मैटर को, जिससे बाहर निकलने में आसानी हो। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारा पूरा बेटे प्रोसेस है, समरी है। आप इसको याद रखोगे तो आपको एंजाइम्स बहुत सारे याद हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। अब देखिए बेटे आगे, अब ये क्वेश्चन रीड करो। How would the digestion of food be affected if the bile duct is completely blocked? Explain. बताइए। उससे एक तो जो फूड होगा वो एसिडिक रहेगा, हाँ, और फैट्स का एम्यूलिफिकेशन नहीं हो पाएगा। अगर ये सारी चीजें, डाइजेशन ऑफ फैट अफेक्टेड होगा और बाकी और भी हमारा डाइजेशन अफेक्टेड। पढ़िए। If bile duct is blocked, then bile juice will not reach the small intestine. Food will remain acidic, so pancreatic enzymes will not work. Emulsification of fats will not occur. So blocking of bile duct will affect the digestion of food in small intestine. वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन पढ़ो। Why do herbivores need a longer small intestine and the carnivores a shorter one? बेटे लॉन्गर वन का मतलब समझा कि लेंथ ज्यादा होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, और कार्निवोर में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है। ऐसा क्यों? नहीं पता। बेटे जो हर्बीवोर होते हैं उनको सेलुलोज का डाइजेशन करना होता है, क्योंकि वो प्लांट्स खाते हैं ना, और उनको हाँ। प्लांट्स खाने के लिए क्या करना होता है? सेल्यूलोज का डाइजेशन करना होता है। और सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए बेटे बैक्टीरिया की जरूरत होती है। समझ में आया? हाँ। बेसिकली क्या है कि सेलुलोज के डाइजेशन में टाइम लगता है, ध्यान रखना बेटे, इट टेक्स टाइम। जो मीट वगैरह, जो नॉन वेजिटेरियन फूड होता है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और जो हर्बी, जो हर्ब जैसे प्लांट वगैरह जो हम लोग खाते हैं, उसका डाइजेशन डिले, थोड़ा देरी से होता है। क्लियर? तो हाँ इसमें टाइम लगता है, तो उसके लिए क्या चाहिए उनको? स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी चाहिए। बात समझ में आ गई? हाँ। पढ़िए। Length of small intestine differs in various animals depending on food they eat. Herbivores like cow, which eat grass, needs a longer small intestine to allow the cellulose present in grass to be digested completely, because cellulose carbohydrate is digested with difficulty. Meat is easier to digest, so carnivorous animals like tigers, which eat meat, have a shorter small intestine. ये पढ़ो बेटे। Why should the food move in a regulated manner along the digestive canal? बताइए, रेगुलेटेड मैनर में क्यों मूव करना चाहिए डाइजेस्टिव कैनाल में? मैंने आपको बताया था कि बेटे थोड़ा थोड़ा करके स्टमक से खाना आता है, एक साथ नहीं आता। ताकि उसमें से जो हम प्रोटीन्स और जो हम प्रोटीन्स वगैरह जो भी होते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। हाँ बेटे देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है बेटे, उसका साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है, ध्यान रखना। अब मान लो सारा खाना एक साथ आ जाए तो क्या होगा? चोक हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हाँ। आप ये समझो, किसी छोटी नाली में बहुत सारी चीज एक साथ डाल दो तो क्या होती है? वो रुक जाती है, नहीं रुक जाती है वो? हाँ मामा जी। और प्रॉपर डाइजेशन भी नहीं होता, तो इसलिए क्या है, इसको रेगुलेटेड मैनर में हमको पहुंचाना होता है। कौन काम करता है इसको? पाइलोरिक स्फिंक्टर इसका काम करता है। पढ़िए। Food contains complex molecules. These are acted upon by enzymes and other juices secreted in our alimentary canal to convert them into simpler molecules. It is a slow process, so food move in a regulated manner to give time for complete digestion. वेरी गुड। अब ये बेटे हमारा टीथ के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, एग्जाम में आपसे वैसे तो नहीं पूछा जाता ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बॉक्स में बना हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना? और बॉक्स में जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो बेटे उसमें आ जाते हैं आपके, आजकल जो केस स्टडी टाइप में आ जाते हैं क्वेश्चन। तो ये जो हमारे पास जो बेटे जो टीथ होता है, सबसे ऊपर का जो हार्ड पार्ट होता है, ये एनेमल क्या होता है हमारा?
हार्डेस्ट पार्ट होता है, ध्यान रखना, ये जलता भी नहीं है। आप देखिए किसी की डेड बॉडी को हम जलाते हैं ना बेटे, तो ये टीथ नहीं जलते, ध्यान रखना। इसके अलावा बेटे जैसे हम इसको जमीन में दबा दें तो टीथ हमारा खत्म भी नहीं होता, ऐसे ही निकल आता है। आप अपने टीथ को जमीन में दबा दो, ये बिल्कुल हाँ ऐसे ही ऐसे रहेगा, कोई असर नहीं होगा इसके ऊपर। तो ये हार्डेस्ट पार्ट होता है ये। इसके नीचे डेंटाइन होता है, ये थोड़ा उससे सॉफ्ट होगा। ये पल्प कैविटी बिल्कुल सॉफ्ट होती है। इसमें क्या होती है, हमारी ब्लड वेसल्स वगैरह रहती हैं, नर्व्स वगैरह रहती हैं, और नीचे ये क्या होते हैं, गम। तो ये हमारे पीठ के पार्ट्स हो गए। ये हार्ड क्या होता है बेटे, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। क्या होता है ये बेटे, कैल्शियम कैल्शियम। फॉस्फेट बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है। क्लियर। हम्म। अब डेंटल कैरीज क्या होती हैं बेटे, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन बाय द डेंटल कैरीज एंड हाउ दे आर कॉज। डेंटल कैरीज में क्या है बेसिकली, देखिए जो बेटे हमारा जो टीथ है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बीच में क्या होते हैं, फूड पार्टिकल्स फंसे रह जाते हैं, नहीं रह जाते हैं। हाँ इसके अलावा हम शुगर वाली चीजें खाते हैं, वो भी इसके ऊपर चिपकी रह जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे माउथ में ऑलरेडी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं बेटे। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटे, इन फूड पार्टिकल्स शुगर के ऊपर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। और क्या करते हैं, लैक्ट एक डिफरेंट टाइप के एसिड्स क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, एसिड क्रिएट करते हैं। डिफरेंट टाइप के एसिड्स क्रिएट करते हैं। ध्यान रखना, ये जो इनेमल वाला पार्ट है वो किसी चीज से नहीं खत्म होता, लेकिन एसिड इससे रिएक्ट कर सकता है। आपको केमिस्ट्री में बताया था ना, एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, डिफरेंट सॉल्ट्स बनाएंगे। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे करके ये लेयर हटती रहती है इनेमल। समझ में आया। हाँ अब ये लेयर धीरे, आप ये कहा है कि धीरे धीरे एक एक करके लेयर हटती रहेगी, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके ये नीचे हमारा ये छेद होता रहता है। अब जैसे आप ये पत्थर है, पत्थर के ऊपर आप एक ही जगह पे एक बहुत सारी बूंद डालते रहो तो क्या होगा, ये उस पत्थर में भी छेद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हाँ ऐसे ही क्या होता है, नीचे करके बेटे ये जाता रहता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ होती रहती है, और अंत में कहाँ पहुंच जाता है हमारा ये जो पल्प कैविटी है, वहां तक ये पहुंच जाता है। तो हम कहते हैं कैविटी हो गई। तो मतलब क्या है, हम कोई पानी वगैरह पीते हैं या कोई खाना वगैरह खाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो उसमें नर्व सेल्स हैं वो इरिटेट होती हैं, वो बहुत सेंसिटिव होती हैं। ध्यान रखना, नर्व सेल्स क्या होती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं। और हम क्या कहते हैं, इसको कैविटी डेवलप हो गई। समझ में आया कि नहीं आया। ये पल्प हाँ कैविटी, मामा। कैविटी हमारी कैविटी तक पहुंच चुका है। क्लियर। हाँ। मतलब इसको डेंटल कैरीज हम इसको बोलते हैं। पढ़िए। The hard outer covering of a tooth is called enamel. Tooth enamel is the hardest material in our body. It is harder than even bones. The part of tooth below enamel is called dentine. Dentine is similar to bone. Inside the dentine is pulp cavity. The pulp cavity contains nerves and blood vessels. The formation of small cavities or holes in the teeth due to the action of acid-forming bacteria and improper dental care is called dental caries. This happens as follows. When we eat sugary food, the bacteria in our mouth act on sugar to produce acids. These acids first dissolve the calcium salts from the tooth enamel, demineralizes the enamel, and then from dentine forming small cavities, holes in the tooth over a period of time. The formation of cavities reduces the distance between the outside of the teeth and the pulp cavity, which contains nerves and blood vessels. The acids produced by bacteria irritate the nerve endings inside the tooth and cause toothache. If the cavities caused by dental decay are not clean and filled by a dentist, the bacteria will get into pulp cavity of tooth, causing inflammation and infection, leading to severe pain. बात समझ में आ गई बेटे आपको। हाँ मामा जी। अब ये क्वेश्चन क्या लिखा है, डेंटल प्लैक, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। What is dental plaque? What harm can it do? How can the formation of plaque be prevented? ध्यान रखना बेटे, जो प्लैक का मतलब क्या है, जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो खाना क्या है कि हमने कुल्ला वगैरह नहीं किया, ब्रश नहीं किया, तो वो हमारे दांतों में चिपका रह जाता है। अब आपने एक दिन चिपक गया, दूसरे दिन चिपक गया, तीसरे दिन भी चिपका, चौथे दिन भी चिपका, ऐसी चिपकता रहा, हमने उसको साफ नहीं किया, तो क्या होगा, हमारे दांत पीले पीले हो जाते, नहीं हो जाते। हाँ बच्चे, हाँ तुम्हारे दांत पीले नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के देखे हैं नहीं। हाँ वो क्या है, उसको डेंटल प्लैक बोलते हैं बेसिकली। और ये प्लैक क्या करता है बेसिकली, इसी में क्या होते हैं, बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। अब ये बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा घर हो गया। और ये बैक्टीरिया फिर क्या करेंगे, कैविटीज क्रिएट कर देंगे। तो हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं बेटे, खाना खाने के बाद अच्छी तरीके से ब्रश करें। समझ में आया। जैसे मैंने हाँ आपको ऐसे पेज में भी पढ़ाया था, अच्छी तरीके से ब्रश करेंगे
तो क्या होगा, खाने के ऊपर जो भी चिपकी हुई चीजें दांतों के ऊपर खाने की, वो क्या होंगी, हट जाएंगी। क्लियर। और ध्यान रखना, मान लो टूथपेस्ट, वैसे तो अच्छी बात है कि हम टूथपेस्ट लें क्योंकि उसका बेसिक मीडियम होता है, तो वो उसको ठीक कर देता है। लेकिन यदि मान लीजिए टूथपेस्ट नहीं ले सकते, तो ऐसी सिंपल ब्रश भी हम लगा देंगे, अच्छी तरीके से घिस देंगे, तो भी हमारा वो खत्म हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन द डेंटल कैरीज, कैविटीज बना देता है। क्लियर। हाँ. पढ़िए। If the teeth are not cleaned regularly, they become covered with sticky yellowish layer of food particles and bacterial cells called dental plaque. Since plaque covers the teeth, forming a layer over them, alkaline saliva cannot reach the tooth surface to neutralize the acid formed by bacteria, and hence tooth decay sets in. Brushing the teeth regularly after eating food removes the plaque before bacteria produces acid. This will prevent dental caries or tooth decay. वेरी गुड। तो बेटे ये आपका क्या हुआ, ये आपका न्यूट्रिशन का पार्ट कवर अप हो गया। क्लियर हुआ। हाँ. ये न्यूट्रिशन आपका ये खत्म हो गया।